कोविन ऐप पर आपको जानकारी दे दें, वैक्सीनेशन के लिए अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन उपलब्ध होगा। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही ये सेवा उपलब्ध होगी। जिस तरह से वैक्सीन की शॉर्टेज की तो खैर बात सामने आ ही रही है, लेकिन वैक्सीन की जो वेस्टेज हो रही है उसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की जो सेवा है ये उपलब्ध अब कराने का फैसला लिया गया है। लेकिन ये सेवा हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। अगर आप जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वहां पर यह सेवा आपको नहीं मिल पाएगी। तो कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ता था, लेकिन अब आप जा सकते हैं सीधे और वहीं पर आपका ये रजिस्ट्रेशन मुमकिन होगा। और ये ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अब ये जो वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया गया है। पहले जैसा कि आप जानते ही हैं, जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे उनको ये वैक्सीनेशन दी जा रही थी और अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 18 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आपको भी वो वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है वो आपको उपलब्ध कराई जा रही है। और कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल भी आज से शुरू किया जा रहा है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के बाद ही बूस्टर डोज दी जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज के 6 महीने बाद ही ये तीसरी डोज दी जाएगी, जिसे नाम दिया जा रहा है बूस्टर डोज। फेज 3 के ट्रायल का हिस्सा होंगे जो पहले के वॉलंटियर हैं। दूसरे फेज के ज्यादातर वॉलंटियर इसमें शामिल होंगे। तो जो वॉलंटियर आपने देखा था पहले, जो हम ट्रायल जो चल रहे थे उसमें जिन वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया था वो इस तीसरे ट्रायल का भी हिस्सा होंगे। यानी कि जो ये तीसरी डोज है, जो हम कह रहे हैं बूस्टर डोज जो दी जाएगी 2 डोजेस के बाद, उसके लिए ये ट्रायल जो हैं वो आज शुरू कर दिए गए हैं। और वैक्सीन की 2 डोज के बाद 6 महीने के अंतराल के बाद ये तीसरी डोज दी जाएगी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर 2 डोज लगने के बाद भी लगता है कि आपकी इम्यूनिटी अभी इतनी बढ़ नहीं पाई है, ये इसीलिए ये बूस्टर डोज दी जा रही है, जो कि 2 डोज के 6 महीने के बाद दी जाएगी। और जैसे कि हमने आपको बताया, देखिए 2 अहम खबर हैं। एक तो कोविन पर जो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है वो अब उपलब्ध कराई जाएगी। जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, तो ये 2 अहम खबर हैं जिस पर हम आपको अब डिटेल जानकारी देते हैं। और ये डिटेल जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, आज की 2 अहम खबरें, एक तो कोवैक्सीन की दूसरी डोज के बाद ये जो बूस्टर डोज लगनी है उसके क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो गए हैं, और दूसरी अहम खबर कि कोविन ऐप पर ये एक बहुत ही अहम बदलाव है कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सेवा उपलब्ध होगी, हालांकि सिर्फ सरकारी अस्पतालों में। इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। बिल्कुल मीमांसा जी, ये रोजाना देखने में आ रहा था कि जो सरकारी सेंटर पर वैक्सीनेशन हो रहा था, देश भर में 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन सरकारी सेंटर्स पर हो रहा है। वहां पर अक्सर दिन खत्म होते होते कुछ एक डोज बच जाती थी और फिर उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ता था, क्योंकि जो वायल खुला है उसे खोलने के बाद रखा नहीं जा सकता। ऐसे में ये तय किया गया कि कुछ एक लोगों को वॉक इन रजिस्टर करके भी अकोमोडेट किया जा सकता है। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो जो अभी वैक्सीनेशन की किल्लत है उसका कुछ हद तक निवारण हो पाएगा, दूसरी चीज ये भी होगी कि वैक्सीन की बर्बादी को कम से कम किया जा सकेगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग पहुंच जाते हैं वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद असल में कितने लोगों को डोज बचती है और मिल पाती है। तो ये शुरुआती दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए अहम बात रहेगी कि वो वैक्सीन लगवा भी पाएंगे और वैक्सीन बर्बाद होने से भी बचेगी। कोविन पोर्टल पर इसके लिए बदलाव कर दिए जाएंगे जो कुछ दिन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि कोरोना की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी बूस्टर डोज के ट्रायल अभी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ हम ये साफ कर दें कि जो फिलहाल ट्रायल है वो ऐसे लोगों पर किए जा रहे हैं जिनको दूसरी डोज लिए हुए 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन जब लोगों को ये डोज दी जाएगी तो उनका अंतराल कितने दिन का रहेगा, दोनों डोज लेने के बाद बूस्टर डोज लेने के लिए 1 साल का वक्त लगेगा, 1.5 साल का वक्त लगेगा, 8 महीने का वक्त लगेगा, ये सारी चीजें अब इस ट्रायल के दौरान तय की जाएंगी। 190 पार्टिसिपेंट्स हैं इस ट्रायल में जिन पर ये ट्रायल किया जा रहा है और ये सभी पार्टिसिपेंट्स वो हैं जो पहले से कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा रहे हैं।
सेकेंड फेज में से ट्रायल्स के पार्टिसिपेंट्स को चुना गया है, क्योंकि जब वैक्सीन के दूसरे ट्रायल का परीक्षण किया गया था तो सभी को वैक्सीन दी गई थी। इस बार उन्हीं में से 190 लोग चुने गए हैं और अब इनमें से आधों को प्लेसिबो यानी कि कोई सलाइन वैक्सीन और आधों को असल में कोवैक्सीन दी जाएगी और फिर 6 महीने तक इनको मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद डोज एडजस्टमेंट होगी कि बूस्टर डोज जब असल में जनता को लगनी है तो वो किस हिसाब से लगाई जाए। जी पूजा, ये जो बूस्टर डोज है ये कितनी जरूरी है और ये किस किस को दी जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिनको लगता है कि इम्यूनिटी अभी भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है उनको ये दी जाएगी या हर किसी को दी जाएगी? किया जा रहा है कि असल में बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है, उसको कितने अंतराल पर दिया जाना चाहिए। जैसे अभी कोवैक्सीन की जो 2 डोज लगती हैं उनमें 45 दिन के बीच का अंतराल होता है। अब जो बूस्टर डोज लगेगी वो ट्रायल के दौरान ये तय किया जाएगा कि इसकी जरूरत कितनी है और इसको कितने इंटरवल के बाद दिया जाना है, ये सब ट्रायल में तय। जी पूजा, तो ये 2 डोज दी जाएंगी और उसके बाद ये 6 महीने के बाद, हालांकि अभी कहा जा रहा है तीसरी डोज दी जाएगी, लेकिन जैसे कि पूजा बता रही हैं कि ये जो ट्रायल होगा इसमें 190 पार्टिसिपेंट्स बताए जा रहे हैं और जो पहले वॉलंटियर्स जो शामिल रहे थे पहले फेज में, सेकेंड फेज में, वो अब इस नए ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं जो कि बूस्टर डोज के लिए हो रही है। लेकिन ये कितने दिन बाद दी जानी है, कितना अंतराल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितना अंतर होना चाहिए पहली डोज में दूसरी डोज में, वो भी जो वक्त है वो भी लगातार बदल रहा है। जैसे कि कोविशील्ड का वक्त जो पहले था निर्धारित वो बदल दिया गया है। अब इस वैक्सीन को लेकर अब ये बूस्टर डोज कितने दिनों के बाद दी जाएगी, कितनी वो जरूरी है, ये ट्रायल्स जो होंगे उसमें ही ये जानकारी निकलकर सामने आएगी और उसमें जो और फैक्टर्स होते हैं एक वैक्सीन से जुड़े हुए, उसकी एफिकेसी को लेकर अब जो कोवैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है, इतनी डोजेस अभी तक दी जा चुकी हैं और जिनको ये दी गई है उनमें जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम पाया गया है। तो यही सबसे मजबूत हथियार है और ये ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी अब जब सुविधा उपलब्ध हो गई है तो जो लोग अभी तक वैक्सीन सेंटर्स पर नहीं गए हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और कोवैक्सीन के जो रिसर्चर हैं डॉक्टर संजय राय, उनका कहना है कि इस तीसरे डोज के ट्रायल को वो कितना अहम मानते हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है, सुनिए जरा। बूस्टर डोज का आज से ट्रायल शुरू हो रहा है, क्या है इसका मकसद और क्या क्यों किया जा रहा है? देखिए, कोई भी रिसर्च इसलिए करते हैं कि एविडेंस जनरेट करने के लिए, तो एविडेंस जनरेट होगा कि उससे फ़ायदा है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता। हो सकता है बूस्टर डोज का फ़ायदा भी हो सकता है कोई फ़ायदा ना हो। एक एविडेंस जनरेट करके रखेंगे कि अगर कल ज़रूरत पड़ती है तो शायद बूस्टर की, तो बूस्टर दिया जा सकता है। तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। सर, कितने लोगों को किस तरह से ट्रायल में शामिल किया जाएगा, कौन लोग शामिल होंगे? जो ऑलरेडी पहले के पार्टिसिपेंट थे उन्हीं में से कुछ पार्टिसिपेंट्स को इसमें शामिल किया जा रहा है, सारे लोगों को नहीं, ये ओपन नहीं है। कोरोना की जंग में जो बहुत ही मजबूत हथियार हैं, जो बहुत ही असरदार साबित हो रहे हैं, आइए अब उनकी भी बात कर लेते हैं।
अभी जारी है। देश में संक्रमण की वजह से अब भी लोगों की जान जा रही है, लेकिन ये लड़ाई एक तरफा नहीं है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए देश जी जान से जुटा है और इस लड़ाई में हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर हथियारों से जीत सामने दिखने भी लगी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को असहाय बना दिया। तेजी से बढ़ रहे मामले और दम तोड़ते मरीज, सब कुछ हाथ से तेजी से निकल रहा था। लोग परेशान थे और सरकार पर चौतरफा वार हो रहे थे, लेकिन कोशिशें चलती रही, लगातार चलती रही। हालात मुश्किल जरूर थे, लेकिन निकलने की कोशिशों का असर भी धीरे धीरे दिखने लगा। यही वजह है कि अब बहुत कुछ काबू में दिख रहा है। हालांकि चुनौती अब भी बड़ी है। ऐसे में हम आपको आज देश की उन कोशिशों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से न सिर्फ दूसरी लहर से बाहर निकलने में मदद मिल रही है, बल्कि तीसरी लहर की भी हो रही है पूरी तैयारी। हम आपको आज सिलसिलावार देश के उन आत्मनिर्भर हथियारों के बारे में बताएंगे जिससे कोरोना से जंग में भारत को कामयाबी दिखने लगी है। सबसे पहले बात वैक्सीन की। जिसके बारे में बात करने से पहले हम आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहते हैं जिसको देखकर समझना आसान होगा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई कितनी युद्ध स्तर पर रही है। रोटा वायरस महामारी की वैक्सीन दुनिया में 1998 में आई, जबकि भारत में इसे आने में 17 साल लग गए। जापानी इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन भारत में आने में 83 साल लगे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करीब 20 साल बाद भारत में आई। पोलियो की वैक्सीन आने में 23 साल लगे और टेटनस की वैक्सीन तो दुनिया में आने से 54 साल बाद भारत पहुंची। लेकिन कोरोना की वैक्सीन दुनिया में आने के 1 महीने के भीतर भारत में भी तैयार हो गई। जाहिर है कि महामारी को हराने के लिए देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर किस गति से काम कर रहे थे। पहली लहर के खत्म होते होते ही भारत ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी। कोविशील्ड, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका मदद कर रही है। वही पूर्ण रूप से स्वदेशी कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक कर रहा है। दोनों वैक्सीन कंपनियां टीकाकरण का काम तेजी से कर रही है। इस बीच दूसरी लहर के कहर के दौरान रूस की स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिली, जिसके 2.5 लाख से अधिक डोज भारत पहुंच चुकी है और अगस्त से भारत में इसका उत्पादन शुरू होगा। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के 85 करोड़ डोज का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें से मई के आखिर तक 30 लाख डोज और जून में 50 लाख डोज मिलेगी। As you know, Sputnik V vaccine is already registered in India. The first doses of vaccine have already been supplied by the Russian side to India, and this will gradually be increased in May, June and July. वैक्सीन के बाद कोरोना के खिलाफ जंग में भारत का दूसरा बड़ा हथियार है कोविड की दवा, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। डीआरडीओ ने कोरोना के लिए 2DG नाम की दवा बनाई है, जिसका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए किया जा रहा है। शुरुआती रिसर्च में इस दवा का मरीजों पर बेहतर असर भी हुआ है और यही वजह है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त ये दवा सिर्फ अस्पतालों में ही डॉक्टर्स की सलाह पर दी जा रही है। Not only in the clinical trials and whatever the samples and material we had, we've been giving it to various hospitals in the last 10-15 days on doctor's prescription, and in general we are getting very good news that it is improving the patients faster. कोरोना के इलाज में दूसरी दवाई है विराफिन, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति मिली है। पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B यानी विराफिन का निर्माण जाइडस कैडिला ने किया है और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के बाद इस दवा को कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर माना जा रहा है। इस दवा के इस्तेमाल के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का टेस्ट 7 दिनों में ही नेगेटिव आया है। हालांकि इस दवा को भी डॉक्टर्स की सलाह पर ही दिया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत का तीसरा बड़ा हथियार है घरेलू किट।
जिसकी मदद से अब लोग घर में ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट के हिसाब से इलाज शुरू कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस किट को मंजूरी दे दी है, जिससे हल्के लक्षण वाले लोग एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। इस किट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपको ये भी देख लेना चाहिए। मैं इस किट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पाउच में ये किट आएगा और ये किट के कंटेंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये किट का मैनुअल है, विस्तार में इसकी जानकारी है कि ये किट आपको कैसे यूज़ करना है, बड़े ही आसान तरीके से। उसके बाद आपको जो है हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, माई लैब कोविसेल्फ, जो ऐप स्टोर या गूगल प्ले दोनों पर ही अवेलेबल है। ये डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए रेडी है। आपको हाथ धोकर स्वच्छ तरीके से आपको पहले ऐप में अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं। फिर आपको ये बफर ट्यूब खोल के इसे निकालना है और इसे 2-3 बार टैप करना है ताकि बफर नीचे आ जाए पूरा, और इसे आपको अनकैप करना है। इसके बाद ये नेज़ल स्वैब है, इसके निचले हिस्से को आपको इस तरीके से तोड़कर आपको ये स्वैब इसमें से निकालना है और फिर जिसकी आपको टेस्ट करनी है उस व्यक्ति के पास आपको जाना है और ये नेज़ल स्वैब मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर, इसे ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, 3 से 4 सेंटीमीटर डालकर दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल के आपको इसको रोल करना है। तो अभी जैसे RT-PCR होते हैं उसी तरीके से, पर वो नेज़ोफैरिंजियल डीप जाता है। ये नेज़ल स्वैब है ताकि सेफ्टी बनी रहे। सिर्फ अगर आप देखें तो 3 से 4 सेंटीमीटर डाल के आपको 5 बार रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल में। ये करते ही आपका सैंपल रेडी है। आपको इसे इस बफर ट्यूब में डाल के इसे दबाकर इसे आपको 10 बार हिलाना है। और यह एक ब्रेकेज पॉइंट है जहाँ पे इसको आपको तोड़ देना है ताकि कंटेमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। इसके बाद ये ड्रॉपर है, इसे आपको सील करना है। आपको इस QR कोड को ऐप में स्कैन करना है और 2 ड्रॉप्स हमने ट्यूब को इस तरीके से बनाया है कि 2 ड्रॉप उसी साइज के इसमें निकलते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पहले C लाइन आएगी, जिसका मतलब आपने टेस्ट को ठीक से कंडक्ट किया है। फिर अगर आप पॉजिटिव हो तो 5 से 7 मिनट में T लाइन आती है। अगर C और T दोनों लाइन आती है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट तक रुकना है। अगर 15 मिनट के बाद T लाइन नहीं आती तो हमारे ऐप में 15 मिनट के बाद अलार्म बजता है, उसके बाद आप चेक कीजिए। अगर T लाइन नहीं आती है, सिर्फ C लाइन आती है, इसका मतलब आप नेगेटिव हो। और अगर सिर्फ T लाइन आती है या कोई लाइन नहीं आती, इसका मतलब टेस्ट इनवैलिड है, ठीक से कंडक्ट नहीं किया गया है। एक बार 15 मिनट हो जाते हैं, आपको टेस्ट रिजल्ट का फोटो हमारे ऐप में लेकर अपलोड करना है और आपको आपके टेस्ट का रिपोर्ट आपके ही ऐप में मिल जाएगा। उसके बाद ये जो सारे कंटेंट्स है इस बायो हजार्ड बैग में आपको डालने हैं और इसको डाल के सील करके आपको इसको डिस्पोज करना है ताकि सेफ डिस्पोजल रहे और कंटेमिनेशन का खतरा नहीं रहे। ये टेस्टिंग किट जल्द ही बाजार में आने वाली है, जो आपको घर बैठे बताएगी कि आप संक्रमित हैं या नहीं। लेकिन एक और टेस्टिंग किट देश के लिए बड़ी कामयाबी है, जिसे तैयार किया है DRDO ने। डिपकोवैन नाम की इस किट के जरिए आप घर बैठे न सिर्फ कोरोना जांच कर सकते हैं, बल्कि अपने शरीर की एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं, साथ ही प्लाज्मा की भी जानकारी ले सकते हैं। और अब आखिर में कोरोना से जंग में भारत का एक और हथियार, ऑक्सीजन। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा किसी की कमी ने लोगों की जान ली तो वो है ऑक्सीजन। अचानक ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई और इसकी कमी से लोगों की जान जाने लगी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और कोलकाता से चेन्नई तक हर तरफ सिर्फ महामारी मची थी। ऐसे में सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के कई स्तर पर काम शुरू किया। पहला, देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वायुसेना से लेकर रेलवे तक को लगाया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन जरूरत की जगह पर पहुंचाए गए, जबकि वायुसेना के विमान भी खाली टैंकरों को पहुंचाने में जुटे रहे। दूसरा, दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई, कभी इटली से तो कभी फ्रांस से।
कभी ब्रिटेन से तो कभी रूस से। हर दिन बीतने के साथ दुनिया ने भारत का हाथ तेजी से पकड़ रखा और हालात को काबू पाने में मदद की। और तीसरा सबसे बड़ा कदम नए प्लांट लगाने का। ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्लांट के निर्माण के साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट बनने लगे, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। जाहिर है इसका असर भी दिखने लगा है और अब ऑक्सीजन का उत्पादन मांग से अधिक हो गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये है भारत के आत्मनिर्भर हथियार, वो हथियार जिनके दम पर हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर को हराने का माधा रखते हैं। वो हथियार जो दूसरी लहर के खिलाफ दिन पर दिन और धारदार होते जा रही है। साथ ही तीसरी लहर के मुकाबले के लिए भी तैयार है हिंदुस्तान के कोरोना विरोधी हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.